फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हम वीडियो देख रहे थे और अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर रखा है। और इस वीडियो के लिंक में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का लिंक भी मिल जाएगा, जिस बुक से मैंने आपको मतलब मैं ये कवर कर रही हूँ। तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो कैरेक्टर मैल्कम है वो मैकबेथ जो ड्रामा है, ट्रेजिडी विलियम शेक्सपियर की, उसमें वो क्या है, उसका क्या रिलेशन है डंकन के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एल्डेस्ट सन। तो मैल्कम इन मैकबेथ इज द एल्डेस्ट सन ऑफ डंकन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजिडी। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्ले है जो ये ऑप्शंस में दिया हुआ है वो ट्रेजिडी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है वो एक ट्रेजाई कॉमेडी है, ना कि ट्रेजिडी है। ठीक है, बाकी जितने हैं वो सब ट्रेजिडी है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को अग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कैस्केड्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पोर्शिया से शादी करने की शर्त क्या थी, जो क्या शर्त रखा था पोर्शिया ने जब मोरक्को का प्रिंस चाहता था कि वो पोर्शिया से शादी करे, और वो उसको कहती है कि इन 3 कैस्केट्स में से तुम एक चूज़ करो। तो उसके पीछे का कंडीशन क्या था, क्या कंडीशन था, किस कंडीशन पे एग्री हुए थे ये लोग। तो उसमें कंडीशन ये थी कि अगर वो रॉन्ग कास्केट चूज़ करता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो वो फिर पोर्शिया से शादी नहीं करेगा। ठीक है, दैट इफ़ ही चूज़ रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। ठीक है, वो शादी नहीं करेगा पोर्शिया से। ठीक है, तो ये कंडीशन है और वो गलत कैस्केट को ही चूज़ करता है, मोरक्को का जो प्रिंस रहता है। ठीक है, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, प्ले है शेक्सपियर का। और इसमें जो एंटोनियो है वो एक लोन लेता है मनी लैंडर शाइलॉक से, और फिर वो उसके साथ कुछ ट्रेजिडी होती है जिसकी वजह से वो लोन उसको गिवन टाइम पीरियड में नहीं चुका पाता। ठीक है, तो फिर उसके बाद किस तरीके से जो है कहानी मोड़ लेती है वही है इसमें। मतलब वो अपना लोन नहीं चुका पाता है गिवन टाइम में, और फिर उसके बदले में फिर पोर्शिया उसको डिफेंड करने के लिए उसका केस लेती है और लड़ती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शेक्सपियर हैज़ स्पोकन द फेमस लाइन। मतलब कैरेक्टर कौन सा शेक्सपियर का कैरेक्टर है जो ये जो गिवन लाइन है उसमें उसने बोला था। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये लाइन है। और ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें जो कि हैमलेट में है, और हैमलेट की ये सॉलिलोक्वी है। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये हैमलेट प्ले से हैमलेट ने ही बोला है एक्ट 3 सीन 1 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज। तो एमिलिया का जो कैरेक्टर है जो कि ओथेलो का कैरेक्टर है, उसमें मतलब एमिलिया का क्या रोल है, मतलब कौन है एमिलिया, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाइफ ऑफ इयागो। वो इयागो की वाइफ रहती है। और ओथेलो की जो फुल टाइटल है वो क्या है, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, द फर्स्ट फॉइलो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज प्रिंटेड इन। फर्स्ट फॉइलो जो है शेक्सपियर का वो कब आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1623 में। और इसका जो ओरिजिनल टाइटल थी फर्स्ट फॉइलो की वो क्या थी, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। और ये कलेक्शन था पूरा प्ले का शेक्सपियर के। इसमें 36 प्ले को जगह दी गई थी। और इसको किसने प्रिपेयर किया था, शेक्सपियर के कॉलिग्स ने, जो कि थे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल। और इसको डेडिकेट किसको किया गया था, फर्स्ट फॉइलो को डेडिकेट किया गया था टू विलियम हार्बर्ट एंड हिज ब्रदर फिलिप हार्बर्ट।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर? किस प्ले में जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ओथेलो। ओथेलो में कहा गया है। और क्या है वो पूरी लाइन? ओथेलो में बेसिकली है कि ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ठीक है, ये लाइन है। और ये ओथेलो जो है, मतलब ओथेलो को मैनिपुलेट करने के लिए इयागो बोलता है। इयागो ट्राइज टू मैनिपुलेट ओथेलो बाई सजेस्टिंग दैट हिज वाइफ डेस्टिमोना इज़ हैविंग एन इल्सिट रिलेशनशिप, और एक अफेयर है उसका। और ये जेलसी का और शक का जो बीज है वो इयागो ओथेलो के माइंड में भरता है और यही कहता है, यही स्टेटमेंट है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स 12th नाइट इज। शेक्सपियर की जो 12th नाइट है उसकी सब टाइटल क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ वॉट यू विल। ठीक है, ये कॉमेडी है और ये इसकी सबटाइटल है 12th नाइट की। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विच among the following characters does not appear in the play Hamlet? Hamlet में ये जो गिवन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें होरेशियो है, गर्ट्रूड है, ओलिविया है, ओफिलिया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हैमलेट में नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओलिविया, क्योंकि ओलिविया जो है वो 12th नाइट का कैरेक्टर है। ठीक है। बाकी होरेशियो जो है वो हैमलेट का फ्रेंड रहता है, गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की मदर है, ओफिलिया जो है वो हैमलेट की लवर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इन हर एसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर, वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर, व्हाट वाज इट? क्वेश्चन है कि जो एसे है व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर, ये ऐसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है और इसमें उन्होंने शेक्सपियर की एक हाइपोथेटिकल सिस्टर को एज्यूम किया है। तो ये पूछ रहे हैं उस सिस्टर का क्या नाम दिया है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एस्से में, तो वो है यूडिथ। ठीक है, यूडिथ नाम दिया है। और ये जो एस्से था ये बेसिकली शेक्सपियर्स सिस्टर इज सेम taken from a room of one's own, published in 1929. In Shakespeare's Sister, Woolf explored the plight of women in society in England during 15th and 16th century. ठीक है, 15th and 16th century में women की क्या condition थी socially, economically, culturally, वो उस चीज़ पे वर्जीनिया वुल्फ ने इस essay को में focus किया है। ठीक है। तो आपसे हो सकता है ये भी पूछ दे कि ये वाला जो ऐसे है व्हाट इफ शेक्सपियर्स हैड सिस्टर, ये किसका ऐसे है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो होगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपियर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट? ठीक है, जब शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में होरेशियो जब बोलता है घोस्ट से, फर्स्ट एक्ट में ही आप देखोगे कि घोस्ट का अपीयरेंस है, तो उसमें क्यों जो घोस्ट है वो अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता और वो डिसअपियर हो जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इज़ मॉर्निंग, मतलब सुबह होने वाली होती है इस वजह से। तो ये DSSB PGT फीमेल 2021 सेकेंड शिफ्ट में ये जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, Oh, what a noble mind is here overthrown. The courtiers, soldiers, scholars, eye-tongue sword. Who is the noble mind referred in the above line from Shakespeare's Hamlet? तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, Oh, what a noble mind is here overthrown, ये इसमें जो noble mind है, ये जो लाइन है पूरा ये हैमलेट से लिया गया है। और हैमलेट में ये जो लाइन कही गई है इसमें नोबल माइंड किसको रेफर किया गया है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें जो है ये बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये ओफिलिया का स्टेटमेंट है, सॉलिलुकी है ओफिलिया की। और वहाँ वो जब
हैमलेट उसको कमरे में से छोड़ के जाता है तब ये इसने स्टेटमेंट दिया था, और इसमें नोबल माइंड जो है वो हैमलेट को कहा गया है, ठीक है। ओफेलिया ने हैमलेट को नोबल माइंड कहा है, ठीक है। और वो ये कहती है, मतलब इसका कुल मिला के इस सोलिलोक्वी में ये है कि वो कहना चाहती है कि हैमलेट जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, एंड मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये पता लगा सकूँ कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो ये इस कंटेक्स्ट में ओफेलिया ने ये स्टेटमेंट दिया था, और इसमें नोबल माइंड वो किसको बोली है, हैमलेट को बोली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट वाज हैमलेट where was Hamlet when he received the news of his father's death? जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो हैमलेट उस वक्त कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही इज़ इन जर्मनी, ठीक है। वो जर्मनी में रहता है जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई, तो ही वॉज इन जर्मनी व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एना हैथवे? तो एना हैथवे के साथ जब शेक्सपियर की शादी हुई थी तो क्या एज थी शेक्सपियर की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 18 ईयर्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट फोइलो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाई, ठीक है। जो पोएम है फर्स्ट फोइलो में, तो उसका प्रीफेस किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, ठीक है। बेन जॉनसन जो थे वो कंटेम्प्ररी रहे हैं शेक्सपियर के, तो उन्होंने ही प्रीफेस लिखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रंटीब्रेस इन हैमलेट इज, कौन था फ्रंटीब्रेस? तो इसमें जो है वो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे, वो नॉर्वे का प्रिंस रहता है, हुज फादर वॉज किल्ड बाई हैमलेट्स फादर, ठीक है। हैमलेट के फादर ने उसके फादर की मतलब को मारा था, एंड फ्रंटीब्रेस जो है वो विशेस टू अटैक डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स ऑनर, मेकिंग हिम अनदर फॉइल फार प्रिंस हैमलेट, मतलब वो कुल मिला के रिवेंज लेना चाहता था, इस वजह से वो डेनमार्क पे अटैक करने का सोचता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट डैश मेक इट सो। ये जो लाइन है ये हैमलेट की लाइन है, और इसमें जो डैश है, यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें मतलब क्वेश्चन है कि क्या होगा, मतलब ये स्टेटमेंट पूरा करिए आप। तो देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ठीक, मेक्स इट सो। तो इसमें थिंकिंग है करेक्ट ऑप्शन, और ये जो लाइन है ये हैमलेट की खुद की लाइन है, मतलब हैमलेट ने ही बोला है प्ले में, एक्ट 2 सीन 2 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 68, हु इज ट्रिंक्वेलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज किंग्स जेस्टर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, हु सेज गुड वूम्स हैव बोर्न अ बैड सन्स इन हैमलेट। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ये हैमलेट की लाइन नहीं है, ये टेम्पेस्ट की लाइन है, ठीक है। तो टेम्पेस्ट में ये लाइन जो है ये मिरिंडा की लाइन है, ठीक है। और ये उस वक्त का सीन है कि जब जो उसका फादर है मिरिंडा का, वो अपनी जो दुख भरी दास्तां है कि किस तरीके से उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था पावर से, क्राउन से, और उसके खुद के भाई ने उसके साथ चीटिंग किया और उसको हटा के खुद राजा बन गया। तो जब वो अपनी ये स्टोरी सुनाता है मिरिंडा से, तब मिरिंडा ये स्टेटमेंट बोलती है कि गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। तो ये स्टेटमेंट टेम्पेस्ट का है, हैमलेट का नहीं है, ठीक है, और मिरिंडा का स्टेटमेंट है, ठीक। तो इसको यहाँ करेक्शन करना ज़रूरी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 70 अब देखते हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाई जनरल कंसेंट, मतलब जनरल कंसेंट के हिसाब से शेक्सपियर का पहला प्ले किसको माना जाना चाहिए? तो ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी 6 पार्ट 1 को, ठीक है। ये एक हिस्ट्री प्ले है और शेक्सपियर ने लिखा है, और इसको कोलैबोरेशन किसने किसने किया है इस प्ले को लिखने में? वो है क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश इन 1591, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब MP असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था, और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है जो संस्था कराती है उसने हेनरी 6 पार्ट 1 को फर्स्ट प्ले कंसिडर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 ये तो हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो है 71 देखते हैं। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मतलब मैकबेथ का जब कैरेक्टर आप देखते हो तो उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ठीक है। तो वो है ओवर एम्बिशन, मतलब वो बहुत एम्बिशियस रहता है मैकबेथ, तो ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज हाइपोलिटा अपीयर। हाइपोलिटा किस प्ले में निकल के आती हैं, मतलब कैरेक्टर इसका किस में आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिडसमर नाइट ड्रीम्स, जो कि एक कॉमेडी है शेक्सपियर की। और ये मैक्स जो एक है, द प्ले कंसिस्ट अ मल्टीपल सब प्लॉट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ थियसिस एंड हाइपोलिटा। तो ये मतलब उसी में लिया गया है, ठीक है। और ये टू नोबल किंग्समैन में भी ये निकल के आया है, मतलब ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ये जो प्ले है ये जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर ने मिलके लिखा था, द टू नोबल किंग्समैन। लेकिन जो मिडसमर नाइट ड्रीम है ये कॉमेडी है और ये शेक्सपियर ने खुद ने ही लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली, दोज वर्ड्स अकर इन। ये जो स्टेटमेंट है ये किस में है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट, ठीक है। ये एज यू लाइक इट का स्टेटमेंट है, मतलब इस एज यू लाइक इट से ये कोटेशन उठाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। अब इसमें कई सारा आपको ऑप्शन है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ अ लवर्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द लव्स ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस। तो ये जो है ये एक फर्स्ट मास्क है जो कि परफॉर्म्ड एट स्टुअर्ट कोर्ट, और इसको बेन जॉनसन ने लिखा है, ना कि शेक्सपियर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लव्स ट्रियम्फ थॉट कैलिपोलिस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 जो अगर है वो है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको। तो बैंको का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले से उठाया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मैकबेथ से ये कैरेक्टर लिया गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिन विद द लाइन इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, ये किस मतलब किस प्ले की ओपनिंग लाइन है ये पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ये कॉमेडी है अबाउट क्रॉस ड्रेसिंग, शिपव्रेक सर्वाइविंग ब्यूटिफुल लिविंग गर्ल who find herself at the center of the story, मतलब so average love triangle type है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 77, fertility thy name is fertility नहीं, fertility thy name is women। तो ये स्टेटमेंट किस प्ले से लिया गया है, ये हैमलेट से लिया गया है और हैमलेट ने ही ये स्टेटमेंट दिया था, फेरिलिटी दाई नेम इज़ विमेन। और एक्ट 1 सीन 2 में ये दिया गया है। और ये बेसिकली उसने अपने मदर को बोला था बिकॉज उसको लगता है कि उसकी मदर उसके फादर के गम से मतलब डेथ से बहुत जल्दी उबर गई और वो उसके अंकल क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। तो उससे वो थोड़ा सा हैमलेट जो है वो खफा सा होता है और उसने फिर ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजिडीज़। कौन सा ऐसा क्रिटिक है शेक्सपियर का जो शेक्सपियर के कॉमेडीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू हिज ट्रेजिडीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वॉज द इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग contribution to the English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor, lexicographer, and he preferred Shakespeare's comedies to his tragedies। मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ऐसा मानना था कि जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं दे आर मोर इवॉल्व्ड और ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू शेक्सपियर्स ट्रेजिडी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 79 है इन विच
शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ, मतलब एक है ये साइको थियोरी है एक तरीके की, ये माना जाता है कि और ये मतलब ये जो है ये किस प्ले में आया है शेक्सपियर के, तो ये हैमलेट में आया है। और ये एक साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू डिस्क्राइब अ बॉयज़ फीलिंग ऑफ डिज़ायर फॉर हिज मदर, और वो उनका जेलसी डेवलप होने लगता है टूवर्ड्स हिज फादर। मतलब कि कुल मिला के जो बॉयज़ होते हैं उनका अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो अपने फादर से थोड़ा जेलस होने लगते हैं। तो ये है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और इसका बहुत खूबसूरत यूज़ किया है D.H. लॉरेंस ने अपने नॉवल सन्स एंड लवर्स, मैंने पहले भी बताया था। तो वहाँ पे ये जो थियोरी है ये बहुत ही ब्रॉडली एक्सप्लोर की गई है। और हैमलेट के प्लेज में शेक्सपियर के प्लेज में हैमलेट में इसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं हैमलेट के कैरेक्टर से। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा फूल नहीं है। ठीक है, तो विच वन इज़ नॉट अ फूल, ठीक है, इन शेक्सपियर्स प्ले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जैक्स, जो कि एज यू लाइक इट का मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ही इज़ नोन एज द मेलंकलिक जैक्स। ही इज़ नॉट अ फूल, अ फेथफुल लॉर्ड ऑफ ड्यूक सीनियर। ठीक है, तो ये मतलब जैक्स का जो कैरेक्टर है वो नहीं है फूल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 अगर हम देखें तो है सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर्स बिगिन विद दिस लाइन, माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड अ स्पूफ द सोनेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज parodies the convention of Elizabethan play sonnets both in the content and structure। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर जो सोनेट 130 है वॉज रिटन बाय इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, दो मोस्ट लाइकली रिटन इन 1590। like many other sonnet from the same period, he parodies the convention of Elizabethan love sonnets both in content and structure. His poem wrestle and with beauty, love and desire। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 82। In the 12th night, Malvolio read aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignored other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This give rise to, ठीक है, तो ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, situational and dramatic irony। Dramatic irony involves in a situation in a play or narrative which the audience or reader share with the author, knowledge of present and future circumstances of which a character is ignorant. In this situation, character unknowingly act in a way we recognize to be grossly inappropriate to the actual circumstances or expect the opposite of what we know that fate holds in store, or say something that anticipate the actual outcome but not at all in the way that character intended। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सिचुएशन ड्रामेटिक आयरनी होती है जब जो नैरेटिव होता है विच ऑडियंस और रीडर शेयर्स विद ऑथर, मतलब उस नैरेटिव को ऑडियंस और रीडर शेयर करते हैं ऑथर्स के थ्रू, और एक प्रेजेंट फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस में एक कैरेक्टर जो है वो इग्नोरेंट बिहेव करता है और उस सिचुएशन में वो अननोइंगली कुछ ऐसे एक्ट करता है जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगता है देखने में। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या फेट आगे चल के होल्ड कर रहा है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो ड्रामेटिक आयरनी के अंदर आती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 83 अगर हम देखें तो वो है शेक्सपियर्स सोलिलोकीज आर डिफाइंड एज।
ठीक है, शेक्सपियर की जो सॉलिलोक्वी है वो क्या किस तरीके से डिफाइन होती है? अ लोक्यूशन डोमिनेटिंग द स्टेज एंड द अटेंशन डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर हु इज अलोन ऑन द स्टेज. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज हैमलेट सॉलिलोक्वी, नाउ माइट आई डू इट पैट. ठीक है, हैमलेट सॉलिलोक्वी जो है ये नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट appear in Act 3 Scene 3. This soliloquy is exception in the context of definition of Shakespearean soliloquy. अब देखिए इसका कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो soliloquy होती है ना वो ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है जब आपके मतलब जो कैरेक्टर के अलावा और स्टेज पे कोई भी नहीं है. ठीक है, वो कैरेक्टर तब वो स्टेटमेंट देता है. तो जो स्टेटमेंट उस समय दिया गया हो जब स्टेज पे और दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है सिवाय एक कैरेक्टर के, तो उस चीज़ को सॉलिलोक्वी कहते हैं. शेक्सपियरियन सॉलिलोक्वी ऐसी ही होती थी कि जब वो सॉलिलोक्वी बोली जाएगी तो उस स्टेज पे जो बोलने वाला है वही एकमात्र कैरेक्टर दिखेगा हमें और दूसरा कोई नहीं दिखेगा. तो इसलिए एक तरीके से ये मोनोलॉग की तरह होते हैं जो खुद से ही कैरेक्टर बोल रहा है, खुद से जब वो बात करता है और उसके अलावा और कोई भी स्टेज पे नहीं है. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है सॉलिलोक्वीज़ का. ठीक है, मतलब जितने भी सॉलिलोक्वीज़ दिए हैं शेक्सपियर में, एक ऐसा सॉलिलोक्वी बताइए जो उस डेफिनेशन का एक्सेप्शन है कि उस समय उस स्टेज पे दो कैरेक्टर प्रेजेंट थे. तो वो सॉलिलोक्वी है मैकबेथ की सॉलिलोक्वी उस समय जबकि जो क्लॉडियस है उसका अंकल है वो प्रे करता होता है, मतलब प्रेयर कर रहा है, और वो जो हैमलेट है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो उसको मारे कि ना मारे. ठीक है, तो उस समय जो वो स्टेटमेंट अपने लिए बोलता है वो एक्सेप्शन है. ठीक है, क्योंकि उस समय स्टेज पे हैमलेट भी प्रेजेंट है, हैमलेट का भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्लॉडियस का भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन हैमलेट ये खुद से बोल रहा है. तो ये एक सॉलिलोक्वी का एक्सेप्शन है. ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी, दैट इज हैमलेट्स सॉलिलोक्वी. नाउ आई माइट डू इट बैट. ठीक है, अब मैं इसको मार सकता हूँ. फिर वो सोचता है कि मैं मारूं कि ना मारूं, क्योंकि अगर अभी मैं इसको मारता हूं तो जो इसकी सोल है वो हेवन में जाएगी बिकॉज ये प्रेयर में है. तो वो इस वजह से नहीं मार पाता, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्लॉडियस जो है वो नील्स ऑन द स्टेज, देन हैमलेट एंटर्स ऑन द स्टेज एंड स्पीक हिज सॉलिलोक्वी. तो वो इस सॉलिलोक्वी में दो कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, लेकिन जो सॉलिलोक्वी बोली गई है वो शेक्सपियर का जो हैमलेट कैरेक्टर है वो खुद से ही बोला है. वो क्लॉडियस से बात नहीं कर रहा, वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेस. ये जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो कि हैमलेट को बाकी एलिजाबेथन रिवेंज प्लेस से सुपीरियर बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अवेयरनेस ऑफ द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज. ठीक है, ये है ट्रेजेडी जो है हैमलेट की, वो उसमें अवेयरनेस है ऑफ मॉरल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज इन द एलिमेंट दैट मेक हैमलेट सुपीरियर टू द एलिजाबेथन्स प्ले रेस्ट एलिजा. मतलब उसमें एक मॉरल सेंस है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, और वो रिवेंज मतलब ब्लाइंडली रिवेंज नहीं लेना चाहता, वो रियलाइज़ कराना चाहता है कि तुमने गलती की. इसीलिए हैमलेट जब आप पढ़ोगे तो उसमें वो प्ले अरेंज करता है, वो देखना चाहता है कि उसका जो अंकल है वो किस तरीके से उसको ले रहा है. ठीक है, फिर वो प्रेयर में बैठा है, वो नहीं मारता. तो रिवेंज प्ले में ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो हैमलेट में, तो ये जो मॉरल सेंस है हैमलेट का वो बाकियों से उसको सुपीरियर बनाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 85 अगर हम देखें, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ये स्टेटमेंट किसका है पूछ रहा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मार्सलस का है. जब वो फर्स्ट टाइम घोस्ट को देखता है तब उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है शेक्सपियर के वर्क की कि समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ये मार्सलस की लाइन है और एक्ट 1 सीन 4 में ये लाइन बोली गई थी. फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पॉजिटेड दिस व्यू. ठीक है, क्या द लेविटी ऑफ हैमलेट
his repetition of phrase, his puns are not part of deliberate and dissimulation but form of emotional relief. ठीक है, ये किसने बोला है? ये टी.एस. इलियट का टी.एस. इलियट का ये व्यू है, और ये व्यू उन्होंने दिया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, कि उसकी जो लेविटी ऑफ हैमलेट है, हिज रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस, फिर हिज पन्स आर नॉट पार्ट ऑफ डेलिबरेट प्लान ऑफ डिसिमुलेशन बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ. In the character Hamlet, it is the buffoonery of an emotion which can find no outlet in action. In the dramatist, it is a buffoonery of an emotion which he cannot express in art. मतलब कहने का मतलब कि वो जो फील कर रहा है हैमलेट, वो उसको डिपिक्ट नहीं कर रहा है एक्शन के थ्रू. ठीक है, वो उसको लगता है कि उसके अंकल को मारना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अब वो प्रेयर में बैठा है, वो मारे कि ना मारे, तो वो थोड़ा मतलब ऐसी स्थिति है हैमलेट के कैरेक्टर की कि वो डिसीजन नहीं ले पाता इमीडिएटली कि उसको करना क्या है. ही इज़ रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन टू हिमसेल्फ ओनली. वो हमेशा खुद से पूछ रहा है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये करूँ ना करूँ. तो ये कंडीशन में हैमलेट है. तो वही मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि उसके जो इमोशंस हैं वो एक्शन में नहीं कन्वर्ट होते हैमलेट के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस of Shakespeare. Those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not two spectacles of books to read nature. He looked inward and found her there. I cannot say he is everywhere alike. Where he so, I should do him injury to compare him विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ड्राइडन की स्पीच है. ये ड्राइडन ने बोला है शेक्सपियर के लिए. और किस में बोला है? उनका जो वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 में आई थी, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है शेक्सपियर के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म. किस लिटरेरी फॉर्म में मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा गया है, ये क्वेश्चन है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ ट्रेजाई कॉमेडी. एक ये ट्रेजाई कॉमेडी है. थोड़ा सा बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन होता है जब एंटोनियो जो है वो लोन नहीं चुका पाता शाइलॉक को, और फिर किस तरीके से उस कंडीशन से पोर्शिया उसको बाहर निकालती है. लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है. तो ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस. फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम इन द शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर. किंग लियर में डोमिनेंट थीम क्या, मतलब थीम क्या है किंग लियर का, ये क्वेश्चन है. और इसका करेक्ट ऑप्शन है इनग्रैटिट्यूड, फिलाइल इनग्रैटिट्यूड, मतलब वो इनग्रैटिट्यूड की थीम है. फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी से बिलोंग नहीं करता. ओफिलिया, पोलिनियस, क्लॉडियस, कैसियो. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी. हाँ, हैमलेट में कैसियो नहीं है. कैसियो जो है वो ओथेलो में है, और बाकी जो है ओफिलिया एज यूजुअल हैमलेट की, जैसा मैंने बताया, लवर. पोलिनियस जो है वो ओफिलिया का फादर है. क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के अंकल हैं. ठीक है, तो कैसियो जो है वो ओथेलो का एक लॉयल और मोस्ट बिलविड कैप्टन था. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर. लास्ट फेज ऑफ हिज करियर में कौन सा प्ले इसमें से बिलोंग नहीं करता, ये क्वेश्चन है. और इसका करेक्ट ऑप्शन है मच अडू अबाउट नथिंग. ये कॉमेडी है और ये इसके मतलब शेक्सपियर के सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में इन्होंने लिखा था. फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट. 3 पार्ट में कौन सा प्ले है, तो दैट इज़ हेनरी सिक्स्थ. उसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ठीक है, और ये हिस्ट्री प्ले है. फिर क्वेश्चन नंबर 93, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय. मतलब 1601 में
शेक्सपियर के जो सोनेट का कलेक्शन था वो किसके थ्रू प्रिंट किया गया था? तो ये है थॉमस थ्रॉप। उन्होंने प्ले को मतलब उन्होंने प्रिंट किया था कलेक्शन ऑफ शेक्सपियरियंस सोनेट इन 1609 और उसमें 154 सोनेट हैं एंड 37 प्ले है। ठीक है, इनके जो थॉमस थ्रॉप के कलेक्शन में। फिर है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, किस समय उनकी डेथ होती है? तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 23 अप्रैल 1616 और उनका बर्थ है 23 अप्रैल 1564। ठीक है, फिर आगे देख चलते हैं कि व्हाट 95th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर्स इन स्टार्टफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर है उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यू प्लेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे? ये क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लव्स लेबर्स लॉस्ट। ये जो कॉमेडी है ये मतलब एक तरीके का सोशल सटायर है जो कि उस समय के जो शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी पीरियड था उसके फैशन सेंस पे और वे ऑफ लिविंग पे, बिहेवियर पे, उस पे उन्होंने एक तरीके का सटायर किया है। तो लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है एक तरीके का कॉमेडी ऑफ मैनर का आपको इसमें एसेंस दिखेगा इस प्ले में। फिर 97 है, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? डेस्डेमोना का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? तो दैट इज़ ओथेलो। और डेस्डेमोना जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के पॉपुलर प्ले ओथेलो की एंड शी इज़ यंग वेनिशियन ब्यूटी हु इज़ डियर्ड बाय हर फादर्स बेरबेनिशियो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Aforesaid line spoken by Macbeth occur in, किस एक्ट किस सीन में ये अकर हुआ है? इसीलिए मैंने मतलब आपको जब मैंने टेम्पेस्ट दिया था तो मैं एक्ट और सीन के हिसाब से आपको दिया था कि ये स्टेटमेंट इस एक्ट के इस सीन में है, क्योंकि देखिए यहाँ 2016 में यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको सीन भी याद होना चाहिए, एक्ट और सीन भी याद होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ये कि लाइफ but a walking shadow, it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing, is spoken by Macbeth himself जो central character है in act 5 scene 5। ठीक है, फिर 99th क्वेश्चन है, which of the following play of Shakespeare is not a comedy? ठीक है, कौन सा कॉमेडी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। और ये जो है एक मतलब जो इसका प्लॉट है वो थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन है प्लूटार्क का लाइफ एंड फॉलो द रिलेशनशिप बिटवीन क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटनी फ्रॉम द टाइम ऑफ द सिसिलियन रिवॉल्ट ऑफ क्लियोपेट्रा सुसाइड ड्यूरिंग द फाइनल वॉर ऑफ रोमन रिपब्लिक। तो ये एक ट्रेजिडी है, ये कॉमेडी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 100th क्वेश्चन क्या है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, किसका एडेप्टेशन है लव्स लेबर्स लॉस्ट? तो इसका है मेनेकमी ऑफ प्लाउटस, ये है इनका मतलब इसका एडेप्टेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, हु एक्सक्लेम in his sonnet that under this carved marble of thin thine own sleep brave tragedian Shakespeare's sleep alone, ये मतलब किसने कहा था in his sonnet? और ये है विलियम बेस ने कहा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, वो है हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर? ये रॉबर्ट ग्रीन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अपने जो एक पैम्पलेट था वो था ग्रीन्स ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, और ये रॉबर्ट ग्रीन का बेस्ट नोन पोस्थ्यूमस पैम्पलेट था, मतलब उनके डेथ के बाद इस पैम्पलेट को पब्लिश किया गया था और उसमें उन्होंने मतलब शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है ये कह के कि ही इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाई विद आवर फेदर्स, मतलब हमारे से लेके ये आज जो है वो एक बड़ा बन रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल कुछ नहीं है, इसने जो भी लिखा है ये उधार का लिखा है, मतलब सेंस यही निकल के आता है।
फिर 103 ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि 6 लाइन स्टेंजा में ऐसा कौन सा इनका वर्क है शेक्सपियर का जो थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाता है। वो है वेनिस एंड एडोनिस। ये जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, 6 लाइन, रिटन इन 6 लाइन, पब्लिश इन 1593, और ये मोस्ट प्रोबेबली वाज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। इट वाज रिटन इन अ वर्स नोन एज सिस्टा राइम एंड विच इज़ अ क्वार्टरेन फॉलोड बाय अ कपलेट ए बी सी सी। और ये तो है, मतलब दिस पोएम शोज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, मतलब ये थोड़ा सा इमेच्योर पोएम लगता है शेक्सपियर का। फिर 104 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ठीक है, कौन सा प्ले मिडिल क्लास की प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है, ये मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है। ये एक कॉमेडी है जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1602 में। सर जॉन फॉलस्टाफ इज़ अ हीरो ऑफ द प्ले एंड बाकी इसमें स्टेटमेंट मतलब दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मिसमैच। ठीक है, अब इसमें कुछ प्ले दिए हुए हैं और फिर उसका जो है आपको ईयर दिया हुआ है। तो कैम्बेलिन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। यस, ऑप्शन सी जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब इनके हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो नहीं है, क्योंकि इनका सोर्स ये है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। अब इसको क्रॉस चेक करके मैं देखूंगी, फिर आपको बता दूंगी कि क्या ईयर है कैम्बेलिन का। फिर क्वेश्चन नंबर या फिर आप ही बताएं कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जो मतलब मिसमैच है, उसका करेक्ट ईयर क्या है, क्योंकि इन्होंने जो दोनों पेयर दिया है, मिसमैच का 12th नाइट दिया है और कैम्बेलिन दिया है, और इन दोनों का इन्होंने ईयर सेम लिखा है। तो अगर मिसमैच है तो फिर आप इसको बताइए कि क्या है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले क्या नहीं है? तो हेनरी 7th इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हेनरी 6th, हेनरी 8th एंड हेनरी 4th आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काउडर बेस्टो ऑन मैकबेथ एंड बाय whom। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। ठीक है, टाइटल द थेन ऑफ काउडर बेस्टोड ऑन मैकबेथ फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे। द टाइटल वॉज गिवन बाय द किंग डंकन। डंकन ने ये टाइटल दिया था मैकबेथ को, और डंकन जो थे वो किंग थे स्कॉटलैंड के, और जब मैकबेथ ने मतलब हराया नॉर्वे को, तब उन्होंने ये टाइटल दिया था मैकबेथ को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन। ठीक है, ये जो है ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है और हीरो ऑफ द प्ले है। उन्होंने बोला जब उन्होंने मर्डर किया डंकन का, तो मर्डर मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, जब डंकन को वो मार देता है तब वो ये स्टेटमेंट देता है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। तो ये एक्ट 2 सीन 3 का ये स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, मैकबेथ का ही स्टेटमेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नॉरिशर इन लाइफ फीस्ट इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्लीप। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 110, रोज़लिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज। तो क्या किस रूप में उसने रोज़लिंड ने अपने आप को डिस्गाइज किया था? तो डिस्गाइज जब लेती है तो उसने अपना क्या नाम रखा था एज यू लाइक इट में, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज गैनीमेड हरसेल्फ इज अ पेज बॉय। ठीक है, एक पेज बॉय का डिस्गाइज लेती है गैनीमेड का इन द प्ले एज यू लाइक इट। फिर क्वेश्चन नंबर
111 है, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, व्हाट इज द 7th स्टेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द सेकेंड चाइल्डिशनेस आर mere oblivion। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, सेकेंड childishness and mere oblivion in the 7th stage। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, who utter the words oh cause 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 my pretty little cause that thou didst know how many phantom deep I am in love in as you like it। तो ये स्टेटमेंट किसका है as you like it में ये पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज रोजलिंड का है, जो कि हीरोइन है इस प्ले की। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, मतलब 113 है, इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बाइडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू, किससे लास्ट अपील करती है जब वो फेयरवेल कर रही होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द वुमेन इन द ऑडियंस हु लाइक द प्ले। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, किसने बोला है ये स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वॉज द कंटेम्प्रेरी प्ले राइट ऑफ विलियम शेक्सपियर, ही कोटेड दिस लाइन स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक अबाउट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द प्ले टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। ठीक है, प्रॉस्पेरो जो कि मेरिंडा का फादर है और ये मेन कैरेक्टर है टेम्पेस्ट का, तो ये मतलब कहाँ का ड्यूक रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ मिलान, ड्यूक ऑफ मिलान। और ये जो प्ले है ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था 1611 एंड 12 में एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इस बुक में गलत दिया है तो वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं, उसको मैं क्रॉस चेक करूँगी और फिर आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से बताऊँगी कि वो सही है कि नहीं, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये बुक जो है वो अब तक हमने 115th क्वेश्चन तक कर लिया है और इसमें अभी हमको लग रहा है 2-3 वीडियो और आएंगे क्योंकि 300+ क्वेश्चन है इसमें शेक्सपियर के, तो आपको शेक्सपियर का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आई थिंक कि इतना भी अगर आप तैयार कर ले रहे हो तो पीजीटी टीजीटी में जितने शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन है यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड अगर और भी कुछ आपको जानना है और भी कोई चीज़ की तैयारी अगर आप चाह रहे हैं, ग्रामर रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं तो भी लिख के बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।